हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। हम डायमेंशन वगैरह निकाल चुके थे, यूनिट्स पढ़ चुके थे और उसकी एक एप्लीकेशंस पे थे। ठीक, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। जो हमने यूनिट और डायमेंशन पढ़ा है उसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक, तो पहला यूज़ क्या था उसका, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक, पहली एप्लीकेशन ऑफ यूनिट और डायमेंशन हम कवर कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। मतलब अगर मुझे कोई फॉर्मूला गिवन है तो मैं कैसे यूनिट और डायमेंशन की मदद से ये बता सकता हूँ कि ये गिवन फॉर्मूला सही गिवन है या नहीं गिवन है। ठीक, तो उसकी करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक हम करेंगे आज वो है टू ड्राइव ए फिजिकल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमें इसमें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए रहेगा। तो क्योंकि हम फर्स्ट एप्लीकेशन कवर कर चुके हैं तो अब हम सेकंड एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। ठीक, हमें ये कवर करना है आज के लेक्चर में, ये वाली एप्लीकेशन कवर करनी है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मुझे किसी भी चीज़ की करेक्टनेस बतानी हो ना, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की, किसी भी फॉर्मूले की अगर करेक्टनेस बतानी है तो मुझे डायमेंशन सबसे पहली बात पता होनी चाहिए। अगर मुझे डायमेंशन नहीं पता है तो मैं कभी भी किसी की फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस नहीं बता सकता कि वो सही है या गलत है। तो चलो फिर से मैं बेसिकली आपको जो बेसिक सी डायमेंशन है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जिसको ये ना पता हो मेरा लास्ट लेक्चर जाके देख लेना। ठीक, और इसकी डायमेंशन होगी L t-1, ऐसा करके। ठीक, सेकंड है एक्सीलरेशन। एक्सीलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, L t-2। तो आपको जैसे हिंट लग ही रहा होगा कि मीटर की जगह हम L लिख रहे हैं और सेकंड की जगह हम T लिख रहे हैं बस। ठीक, तो वो डायमेंशन में हो गया। तो अगर मुझे यूनिट पता है तो डायमेंशन लिखना बहुत ही ईजी होता है। थर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए फोर्स के बारे में, कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। वैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, लेकिन एक न्यूटन को ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डायमेंशन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मास M L t-2। ये होती है इसकी डायमेंशन। ठीक है, फोर्थ फोर्थ हम पढ़ेंगे मान लो एनर्जी। ठीक, अच्छा एनर्जी पूछ ले आपसे, वर्क पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, जितनी भी एनर्जी जनरली आपसे पूछेगा ना तो उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो किसी की एक की डायमेंशन निकाल दो वही सबकी डायमेंशन होगी। तो चलो वर्क की डायमेंशन निकाल लेते हैं, वही इन तीनों की डायमेंशन भी होगी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। ठीक, और फोर्स की एसआई यूनिट, ये देखो न्यूटन जो होती है उसको मैं केजी मीटर पर सेकंड में भी लिख सकता हूँ। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा मतलब मीटर और आएगा। तो इस पूरे वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको डायमेंशन में लिखना है, वर्क को अगर आप डायमेंशन में लिखना है, ठीक, तो बस इसकी यूनिट देख लो क्या होगी, केजी मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ML2t-2। ठीक, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए। ये सारी यूनिट काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब भी मैं पूछूं वेलोसिटी तो उसकी डायमेंशन होगी L t-2, L t-1। जब भी पूछूं एक्सीलेशन तो L t-2। जब भी पूछूं फोर्स तो वो होगा ML t-2। और जब भी मैं कोई भी एनर्जी पूछूं तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ML2t-2। अब मैं ये आपको ड्राइव नहीं कराऊंगा, ठीक, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा वहां पर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करी जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, मान लो आपकी छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं, 10th में।
क्या 10th में आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? आई होप पढ़ी होगी, और ये इक्वेशन सही भी थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही प्रूव करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ठीक, तो देखो कैसे करेंगे इसको। करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें एक नोट पता होना चाहिए, ठीक। नोट क्या पता होना चाहिए कि जहां पर भी प्लस या माइनस आ जाए तो उस प्लस और माइनस की जगह आपको इक्वल लिखना है, याद रखना, ठीक। जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है। जितने भी नंबर होंगे, ठीक, जैसे हाफ हो गया, 1 हो गया, इसकी कभी भी यूनिट नहीं होती, ठीक, तो इसको छोड़ देना है इन नंबर्स को, ठीक है। जब आप ये दोनों कर लोगे, ये दोनों चीज़ें समझ लोगे, तब ये चीज़ इक्वेट करना बहुत इजी हो जाएगी। चलो अब आगे करते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं एल लिख सकता हूँ? डायमेंशन एल ही तो होगी इसकी, ठीक। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी मैंने आपको याद कराई है, एल टी माइनस वन, ठीक, और इंटू टी, टी की डायमेंशन क्या होगी, टी प्लस, और हाफ को आपको कुछ भी नहीं लिखना। जब भी ऐसी चीज आ जाए तो प्लस की जगह आपको क्या लिखना होता है, इक्वल। और हाफ की तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, है ना, तो इसको छोड़ दो। अब क्या बचा है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, टी स्क्वायर, इस टी से आया इस ये टी स्क्वायर, ठीक। अब जरा देखो क्या ये सभी डायमेंशन सेम है क्या, चेक करो ये सभी चीज़ सेम है। हाँ ये सब चीज़ सेम है। देखो इसकी जगह तो आ जाएगा एल, ठीक, इसकी जगह भी आ जाएगा एल, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल होके भी क्या आ जाएगा, एल। तो अब बताओ कि हर जो टर्म है उसकी डायमेंशन सेम आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। यानी कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा हम करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो अगर आपको ये डायमेंशंस याद हैं, ये वाली डायमेंशंस याद हैं, ठीक, तो देखो कितना इजी हो जाता है इन सभी चीज़ों को समझना। तो चलो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ इस तरीके से गिवन है। मान लो मुझे ये प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ऐसा करके, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको फिर से हर किसी की डायमेंशन लिखेंगे और देखेंगे कि ये इसकी डायमेंशन इस टर्म के इक्वल है या नहीं है। तो मैंने बताया था अगर हाफ आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं आती, तो इसको छोड़ देंगे। ये क्या है, ये है मास, ठीक, ये है मास, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम। और ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह क्या आएगा यहाँ पर बताओ, वेलोसिटी की जगह आएगा एल टी माइनस वन, ठीक, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। अब इसकी जगह आते हैं, यह है मास, मास की जगह एम लिखेंगे। ये क्या है, ये होता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सीलेशन ही, तो एक्सीलेशन की डायमेंशन ही लिखेंगे एल टी माइनस टू, ठीक, इन टू ये क्या है, हाइट। हाइट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। अब जरा ध्यान से देखो, इसको इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है इस टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। यहाँ पर भी देखो क्या बचा, एम, एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो क्या इसकी डायमेंशन से मैच कर गई या नहीं कर गई, कर गई, मतलब ये फॉर्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि करेक्टनेस किसी भी चीज़ की कैसे देख सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले की कैसे देख सकते हैं। अब एक और बहुत ही सिंपल इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो आपने अपने कभी ना कभी देख रखी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो ये बताओ, ये, ठीक, क्या ये इक्वेशन सही है, हाँ ये इक्वेशन सही है, ठीक है। लेकिन कैसे प्रूव करें कि ये इक्वेशन सही है, तो बस वही डायमेंशन चेक कर लेंगे यहाँ पर भी। ये क्या है, ये है वेलोसिटी, ठीक, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल हो या इनिशियल हो, डायमेंशन तो सेम ही रहनी है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। ये क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये भी एक वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन यहाँ पर भी होगा।
मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी हाफ, जहाँ पर भी प्लस और माइनस आ जाए उसकी जगह क्या लगाना है, इक्वल लगाना है, ठीक। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू इनटू ये क्या है, टाइम, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टी। अब बताओ जल्दी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल टी माइनस वन, ठीक। ये भी हो गया एल टी माइनस वन। और जब आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो इससे देखो ये टी इसकी पावर वन है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है, तो माइनस टू में प्लस वन ऐड होगा तो माइनस वन आ जाएगा। तो क्या ये सही है, हाँ ये फॉर्मूला सही है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की, फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस, ठीक है। चलो कुछ और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी और वो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ठीक। आइंस्टीन की एक इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ये देखो E इजकल टू एम सी स्क्वायर, ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, तो बस इसकी क्या देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। अच्छा E यहाँ पर क्या होती थी, एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया ड्राइव करके, वर्क हो, एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो एम एल टू टी माइनस टू ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक। मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, ठीक। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी से बता दो क्या ये चीज़ सही होगी या गलत होगी। ये चीज़ देखो क्या होने वाली है, ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू, ऐसा करके। तो क्या ये इक्वेशन सही है, हाँ ये इक्वेशन सही है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो अगर किसी भी फॉर्मूले की, फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल इक्वेशन की मुझे करेक्टनेस चेक करनी है तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बाय यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। अब देखो क्या यही एक इसकी एप्लीकेशन है, इसकी और भी एप्लीकेशन है। तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको ये गिवन है, ठीक। ऐसे गिवन है, वर्क इजकल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ डॉट एस प्लस वी इंटू टी। अगर आपको ये कोई फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, मुझे बताना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो फिर से वही डायमेंशन चेक करेंगे हर किसी की। वर्क की डायमेंशन मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ, ठीक, याद करवा चुका हूँ। तो ये होती है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक। ये होगा मास, ये होगी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक। ये होगी हाइट, हाइट किस में होती है, लेंथ में, ठीक है। अब आ गया प्लस, प्लस की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल। अब आ गया एक नंबर, नंबर को हम कभी भी नहीं लेते यूनिट, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। मास लिखो, ये एम क्या है, मास, तो ये हो जाएगा एम। वेलोसिटी क्या है, ये वी क्या है, वेलोसिटी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक, इन टू डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, एल, इजकल टू, ये देखो ये है वी और टी, तो उसको आगे ही मैं ये लिख रहा हूँ, वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस वन, और टी की क्या होगी, टी। अब जल्दी से चेक कर लो कि कोई किसी के इक्वल है या नहीं है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, इसको तो हम लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एम एल और एल, एल स्क्वायर, ठीक, टी माइनस टू। इसको हम लिखेंगे एम, और क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है तो क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू। अभी तक तो फॉर्मूला सही चल रहा है, ठीक। अब देखो आगे, ये है एम, तो एम लिख लिया, एल और एल, एल स्क्वायर हो गया, ठीक, और टी माइनस टू, अभी भी फॉर्मूला सही है, ठीक। लेकिन जरा यहाँ चेक करो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल टी, टी की जीरो, मतलब टी होगा नहीं, सिंपल एल है ये, ठीक। बताओ क्या ये फॉर्मूला सही है, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वल है, लेकिन ये इन सब के इक्वल नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है ये गलत फॉर्मूला है। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की या किसी भी फिजिकल फॉर्मूले की क्या बता सकते हैं, करेक्टनेस। चलो अब इसकी दूसरी एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है। क्या आपसे इस करेक्टनेस वाले में सिर्फ ऐसा ही पूछेगा कि
फॉर्मूले की करेक्टनेस बताओ। नहीं, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मान लो ये 6 क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा। देखो ऐसे गिवन है, एफ ए अंडर रूट एक्स, ठीक, प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक, जहां पर आपको कह रहा है ए और बी, ठीक, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको बताना है ए और बी को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ए और बी की यूनिट्स को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको ये निकालना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत समझना। देखो कई बच्चे क्या समझते हैं, कांस्टेंट है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। क्या आपने कभी फोर्स पढ़ा है, फोर्स बिटवीन टू मास? क्या आपने जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर करके पढ़ा है, जहां पर जी क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, ऐसे करके होता था। तो क्या इसकी कोई यूनिट नहीं होती? इसकी यूनिट होती है, ठीक। इसकी यूनिट देखो ऐसी निकाली जा सकती है, यहीं से, यहाँ से मैं जी को क्या लिख सकता हूँ, जी को लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 और m2, ठीक है। तो जी की यूनिट आएगी, एफ को क्या लिख सकते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू मास, तो ये हो जाएगा के जी इंटू के जी, ठीक है। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। बताओ क्या बचा, ये बचा मीटर और मीटर, मीटर क्यूब हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा पर केजी, जब ये केजी ऊपर जाएगा तो अपनी पावर ले जाएगा, ठीक, -1 हो जाएगा, ये मीटर की क्यूब हो जाएगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जी यहाँ पर एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, लेकिन फिर भी इसकी डायमेंशन है, ठीक। वैसे ही ए और बी की भी यहाँ पर डायमेंशन होगी। अब ए और बी की जो भी डायमेंशन आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ए आई ट्रिपल ई और एम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये एम्स का क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब देखो, क्योंकि उसने कह रखा है आपको कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला करेक्ट है तो बताओ हर किसी की डायमेंशंस, हर किसी टर्म की डायमेंशन सेम होगी या नहीं होगी, सेम होगी, ठीक। तो पहले हम ए की डायमेंशन निकालेंगे और फिर बी की डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, एफ इजकल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो चलो सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं, ठीक है। एफ एफ की डायमेंशन क्या होगी, m l t - 2, ठीक। ए की डायमेंशन हमें पता करनी है, ये क्या है, ये है x, और x क्या है, लेंथ है यहाँ पर, ठीक। x यहाँ पर क्या है, लेंथ। तो लेंथ को कैसे लिखेंगे, l और इसकी पावर 1/2, क्योंकि देखो अंडर रूट है ना इसका, तो अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था जहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाए उसकी जगह इक्वल लिखना है। फिर आ जाएगा b, ठीक, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, ऐसा करना बहुत ईजी है, यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए एल की पावर हाफ किसके इक्वल है, m l t - 2 के। तो बताओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा m l t - 2 डिवाइड बाय एल की पावर हाफ। तो बता दो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये एल ऊपर जाएगा तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक, l t - 2 इंटू एल माइनस हाफ। तो एक्सिल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, देखो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक, t - 2। ये तो आ गई ए की डायमेंशंस, ठीक। इसी तरह हम किसकी डायमेंशन निकालेंगे, बी की भी डायमेंशन निकालेंगे। तो करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी टी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, m l t - 2 के, m l t - 2 के, ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ से चलो b की डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि b को कैसे लिख सकते हैं, m l t - 2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा m l t - 2 इंटू टी की पावर -2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, m l t - 4,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन कैसे निकाले ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था ए बाई बी कितना आएगा, है ना। तो देखो ए हमारे पास कितना आ रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है एम एल हाफ और टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल हाफ टी माइनस टू, ठीक, डिवाइड बाय बी, बी कितना आ रहा है एम एल टी माइनस फोर। तो देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ए बाई बी का है, ठीक, इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एल हाफ, ठीक है, ये एल जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा, एक तो ये बचा, इंटू टी की पावर माइनस टू इंटू टी की फोर, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया एल माइनस हाफ, इन इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और टी की पावर कितनी आ जाएगी टू। ठीक है, तो आई होप आपको ए बाई बी निकालना आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, इसमें गिवन था कि इक्वेशन सही है, लेकिन इसमें आपसे कांस्टेंट की ही डायमेंशन पूछ ली थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन करके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके ऊपर। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, वी माइनस बी इजकल टू आर टी, ऐसा करके एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है ए और बी की डायमेंशन बता दो जल्दी से, ठीक, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो देखो बहुत इजी फॉर्मूला है। अभी मैंने बताया अगर फॉर्मूला करेक्ट होगा, ठीक है, अगर कोई भी फॉर्मूला करेक्ट होता है तो उन सब की डायमेंशंस आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बहुत सारे तरीके से करा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, बताओ क्या आएगा, पी को वी से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा पी वी, फिर पी को इससे मल्टीप्लाई करो आ जाएगा पी बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ए बाई वी, ठीक, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वी से वी एक कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी बाय वी स्क्वायर इजकल टू आर टी। ठीक है, इतनी चीज़ बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मुझे ए और बी की डायमेंशन निकालने, याद रखना डायमेंशन जब भी निकालते हैं तो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, इन सब की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक, तभी तो ये फॉर्मूला सही होगा। मतलब इस वाले की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, तो क्यों ना इसको भी हम ऐसे कंसीडर कर लें कि पी वी की डायमेंशन इक्वल होगी किसके, पी बी के, ठीक, तो यहाँ से पी और पी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ वी बी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम क्या होती है, एल क्यूब, ठीक, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, ये मैं करवा चुका हूँ। तो देखो बी की डायमेंशन कितनी ईजिली निकल गई है। ठीक है, बी की डायमेंशन हमने बहुत ईजिली यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। ठीक, अब चलो हमें ए की डायमेंशन निकालनी है ना, तो ए की डायमेंशन किससे निकालें, कोई सी भी दो चीज़ें उठा लो, इससे 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 इससे, चलो किसको इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। नहीं, यहाँ से तो ए ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अब क्या करें, चलो इसको और इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पी बी को इक्वल रख दिया किसके, ए वी के, इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, है ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो बताओ यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए किसके इक्वल आएगा, ए आएगा पी बी इंटू वी। ठीक है, अब देखो P यहाँ पर क्या है, P है यहाँ पर प्रेशर, क्या है, P यहाँ पर है प्रेशर, ठीक, B की डायमेंशन हम पता कर चुके हैं, B की डायमेंशन देखो हम पता कर चुके हैं, ये रहा, ठीक, B की डायमेंशन है एल क्यूब, और ये क्या है, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब। तो अगर मुझे प्रेशर की डायमेंशन पता लग जाए तो यहाँ पर रख के क्या ए की डायमेंशन नहीं आ जाएगी, बहुत ईजिली आ जाएगी। तो प्रेशर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसको पूरा सॉल्व करके जब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बताओ
प्रेशर यहाँ से कितना आया, प्रेशर आया ml-1 T-2, ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन। चलो अब इसको और इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों को इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ये देखो। और हम किसकी डायमेंशन पता करने जा रहे हैं, ए की। तो चलो ए को मैं लिख रहा हूँ पी बी इंटू वी। तो बी, पी की डायमेंशन क्या आ रही थी, ml-1 T-2। बी की डायमेंशन क्या आ रही थी, बी की डायमेंशन आ रही है, बी की डायमेंशन आ रही है एल क्यूब, ठीक। और वी तो था ही एल क्यूब। तो अब बता दो जल्दी, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया एम, एल कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये -1, तो एल 5 हो गया, ठीक। और T-2, तो ये डायमेंशन आ गई ए की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन है किसकी, यही एप्लीकेशन है किसकी, सेकेंड एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशन की। कैसे करेक्टनेस चेक करें, और अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो बाकी कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थर्ड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं कि एक फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा जाए यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करके, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी करा है, ठीक, जो भी करेक्टनेस वगैरह चेक करी है किसी भी फॉर्मूले की, वो करेक्टनेस एक प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, ठीक। और उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं इसको बताना भूल गया था तो यहाँ पर बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक, होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो टर्म, एक इक्वेशन मान लो जो अभी मैंने करवाई एस इक्वल टू यू टी, ठीक, ये तभी सही होगी जब दोनों टर्म की डायमेंशन सेम होंगी, ठीक। ये प्रिंसिपल यही कहता है। और देखो इस प्रिंसिपल की ना मैंने डेफिनेशन भी अलग से लिख रखी है यहाँ पर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन है, ठीक, तो वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब डायमेंशन क्या होंगी, सभी तरफ की डायमेंशन, दोनों तरफ की डायमेंशन, सारी की सारी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक। अगर सेम नहीं होगी डायमेंशन तो वो फॉर्मूला सही नहीं होगा। और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। तो जब भी कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है तो उसको बता देना कि सर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक इक्वेशन तभी सही होगी जब उसके दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए इक्वल है बी के, ठीक, तो डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ ए इक्वल रही होगी डायमेंशन ऑफ बी के, तभी वो फॉर्मूला सही हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको कराया, ठीक। जो भी हमने क्वेश्चन करे अभी तक वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे थे। तो सेकंड एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। और ये है उसकी इक्वेशन। चलो अब मूव करते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे, जो है हम कर रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन, ठीक, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अगर आपको यूनिट और डायमेंशन पता है तो ये थर्ड एप्लीकेशन क्या बताती है, देखो बहुत ही इजी है, ठीक। थर्ड एप्लीकेशन तो थोड़ा सा दिमाग लगता है लेकिन बहुत ईजी है। तो थर्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है, थर्ड एप्लीकेशन के अंदर आता है टू ड्राइव ए फॉर्मूला, ठीक, और फिजिकल इक्वेशन, बाय द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, बाय द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी कुछ गिवन है तो मैं उससे फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकता हूँ, ये है थर्ड एप्लीकेशन। तो चलो इस थर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, ठीक। आपने बचपन में वो तो खेला ही होगा कि एक एंड पे एक थ्रेड लिया,
एक एंड पे आपने धागा बांध दिया पत्थर के और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो जब उसको गोल गोल घुमाएंगे, ठीक, तो वो कुछ ऐसा घूमेगा या नहीं घूमेगा, ऐसे करके, ठीक। आपने एक स्टोन ले रखा है और आप यहाँ से इसको पकड़ के घुमा रहे हो ऐसे गोल गोल, ठीक, ऐसे ये गोल गोल घूम रहा है। तो जब भी कोई भी चीज़ ऐसे घूमती है ना एक सर्कल में, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक, एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ड्राइव करना है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स on any object, on any object depends on, ठीक, पहला गिवन होगा मास, पहली क्वांटिटी किस पे गिवन है? मास पे। दूसरी क्वांटिटी गिवन है वेलोसिटी पे, ठीक, और थर्ड गिवन है रेडियस पे। देखो आपको ना पहले ही क्वेश्चन में वो बोल देगा ऐसा कि ये गिवन क्वांटिटी इन इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक। अब वो पूछेगा बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, अब वो पूछेगा नाउ कैलकुलेट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, तो देखो वो आपको बता देगा क्वेश्चन में, ठीक, कि ये गिवन फॉर्मूला किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड करने वाली चीज़ों से ही हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है, देखो सॉल्यूशन इसका ऐसे स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सी से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो एफ सी है, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स है, पहला किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, ठीक। अच्छा, मास पे डिपेंड कर रहा है या मास की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मास की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, या मास की क्या पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक। तो मान लो इसकी पावर है ए, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट डिपेंडेंसी। दूसरी डिपेंडेंसी जो वो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी इसकी पावर बी, ठीक। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर सी मान लो, थर्ड। तो ये तीन इक्वेशन आपको मिल गई है, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे करना है, बहुत ईजी है। अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखो ऐसे, एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और रेडियस की पावर सी। अब देखो इसमें ना करना क्या, कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक। अगर ये पावर आपने कैलकुलेट कर ली तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होगा क्या। और ये पावर कैसे पता चलेगी? जब आपको डायमेंशंस पता हो, ठीक है। अब याद करो, फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको क्या लिखवाई थी? ml/t-2, याद है। सिमिलरली मास की मैंने डायमेंशन क्या होती है भाई? मास की डायमेंशन होती है m, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l(t-1), ठीक। सिमिलरली रेडियस क्या है? एक लेंथ ही तो है, तो रेडियस की डायमेंशन होगी l, ठीक है। तो देखो इन सब की डायमेंशन मैंने यहाँ लिख ली है। अब मैं क्या करूँगा, इन डायमेंशंस को यहाँ पर पुट कर दूंगा, इन डायमेंशंस को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, और देखूंगा कि ए और बी कैसे निकल सकता है, ए बी सी कैसे निकाले, ठीक है। तो देखो आगे कैसे करें। बहुत इजी है ये, ठीक, बस ध्यान से समझते जाना। अच्छा, डिपेंडेंसी क्या आ रही थी? एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और रेडियस की पावर सी, ठीक है। अब करेंगे क्या, सबकी डायमेंशन पुट करेंगे। इसकी डायमेंशन होती थी ml(t-2), क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखो ये क्या है, ये है मास, तो मास की पावर हो गई ए। ये क्या है? वेलोसिटी इस पूरे की पावर कितनी है? बी, ठीक है। ये क्या है? रेडियस होती है लेंथ, ठीक, इसकी पावर है सी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ml(t-2) लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m
की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और एल की पावर सी। ऐसा इसको खोल के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो यहाँ पर कितने एम है, सिर्फ एक ही एम है, तो एम की पावर ए। एल कितने हैं यहाँ पर, एक एल ये रहा, एक एल ये रहा। ठीक, और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो एल की पावर आ जाएगी बी प्लस सी। ठीक, और टी सिंपल एक ही है यहाँ पर, तो टी की पावर माइनस बी। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब याद रखना, क्या याद रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, ठीक, और जब भी इसको हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, एम एल टी, ठीक, इसकी जगह कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू मान लो के। ठीक, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस बी। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यही है कि जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक, और जब एक कांस्टेंट आएगा, ठीक, उसको के से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो सही है। अब देखो, आपको ये नहीं लग रहा ये एक इक्वेशन हो गई, और इक्वेशन तभी सही होती है, तभी इक्वल होती है, जब दोनों तरफ की डायमेंशंस मतलब पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखो यहाँ पर मास की पावर कितनी है, वन, एल की पावर भी कितनी है, वन, और टी की पावर कितनी है, माइनस टू। चलो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ मास की पावर ए है, यहाँ मास की पावर वन है, मतलब ए किसके इक्वल आ गया, वन के। ठीक, यहाँ लेंथ की पावर कितनी है, बी प्लस सी, और यहाँ लेंथ की पावर कितनी है, वन, तो बी प्लस सी इक्वल टू हो गया वन। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस टी की पावर कितनी है, माइनस बी, और यहाँ पर कितनी है, माइनस टू, मतलब माइनस बी इक्वल हो गया माइनस टू के। ठीक, तो इससे ये कैंसिल, बी की पावर बी आ गया टू के इक्वल, ए आ गया वन के इक्वल। चलो इसमें पुट कर देते हैं, ये इसमें पुट करते हैं, तो देखो सी की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक, तो बी कितना आ रहा है, टू प्लस सी इजकल टू वन। ठीक, तो सी कितना आ गया भाई, जल्दी बताओ, सी आ गया हमारा माइनस वन। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये जो ए बी और सी निकाले ना, इसको जो हमने फॉर्मूला लिखा था इस पे पुट करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इस पे पुट कर देते हैं, तो बताओ सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स जो मैंने क्या लिखा था, मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर वी और आर की पावर सी। ठीक, चलो पुट करते हैं। अच्छा, ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, मास, मास ए, मास की पावर ए, और ए कितना आ रहा है, वन, तो ये सिंपल मास की पावर वन। ठीक, वेलोसिटी की पावर कितनी है, बी, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टू, तो वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, आर की पावर क्या है, सी, और सी कितना आ रहा है, माइनस वन, मतलब आर की पावर माइनस वन। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ सी इजकल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको नीचे ले जाके आर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर नीचे ले जाके पावर वन हो जाएगी। ठीक, अब ये जो के अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो सही है। ठीक, ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे ना तो के की वैल्यू यहाँ वन आती है। ठीक, तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो अगर आपको ऐसा नहीं भी पता है ना कि के की वैल्यू वन आती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो देखो, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया सेंटीपिटल फोर्स का। ठीक, था ना इजी? तो सेंटीपिटल फोर्स, अब आप क्या लिख सकते हो, सर सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। चलो, इतना इजी था ये। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो इसके ऊपर क्या होगा। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन पेंडुलम के ऊपर है। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऐसे करके ये एक बॉब होता है जो एक लेंथ से अटैच होता है ऐसे करके। ठीक, तो इस बॉब को जरा यहाँ से फोर्स दो या एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दो, ऐसा करके। ठीक, ऐसा करके छोड़ दो इसको, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से स्विंग करता हुआ नीचे आएगा और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। ठीक, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा ऐसे करके। ठीक, और वापस अपने उसी पॉइंट पे आएगा। तो अगर मैंने इसको इस ए पोजीशन से छोड़ा है, ठीक, ऐसे करके ये गया और वापस स्विंग करता हुआ उसी पोजीशन पे आया, ऐसा करने में जो भी टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और यही टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। अब इस बॉब का मास, ये जो यहाँ पर बॉल है, ठीक, इसे बॉब कहते हैं, इसका मास m है।
और ये जो स्ट्रिंग ये है इसकी लेंथ एल है, ठीक, और इस पर डेफिनेटली ग्रेविटी भी लग रही होगी ऐसे करके, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, देखो पेंडुलम का, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम is pendulum depends on पहला फैक्टर मास ऑफ द बॉब, ठीक, दूसरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक, थर्ड गिवन होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपसे पूछेगा भाई कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड ऑफ द बॉब, ऐसे करके पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, सॉल्यूशन बहुत इजी है, वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टाइम पीरियड फर्स्ट किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, मास पे, इसकी पावर ए। टाइम पीरियड सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, इसकी पावर बी, ठीक। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर सी, ऐसा मानना है हमें, ठीक। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब इनको कंबाइन कर देंगे हम, क्या कर देंगे, कंबाइन। So combining all these 3 equations, जिस पे डिपेंड कर रहा था टाइम पीरियड, ठीक, उसको कैसे लिख सकते हैं आप, टाइम, मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी, ऐसा करके, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट भी लिख देते हैं, ठीक। मास ए, लेंथ बी, ग्रेविटी सी। अब देखो सबकी डायमेंशन लिख लिया, बताओ टी की डायमेंशन क्या होती है, टी ही होती है, के को तो छोड़ दो, कांस्टेंट है यहाँ, एक नंबर होगा ये सिर्फ, ठीक। एम की डायमेंशन क्या होगी, मास, ठीक, तो इसकी एम की पावर ए, ऐसा करके, ठीक। एल ये लेंथ है तो लेंथ की पावर बी, ये क्या है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलेशन है ये, तो ये होगा एल टी माइनस 2 इसकी पावर सी, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ाओ, टी, एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर सी, टी की पावर -2c, ठीक है, सही है। और यहाँ पर के भी लिखना था ना, ये जो के आ रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मास और लेंथ है, नहीं है, तो मैं इस वाली साइड को ऐसे लिख सकता हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी, ठीक, के, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, क्योंकि बेस जब सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, टी -2c, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन आनी है पावर्स कैलकुलेट करने के लिए। देखो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 0, ठीक है। बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के, बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। और -2c मतलब टी की पावर -2c किसके इक्वल है, यहाँ 1 है, ठीक, 1 के, तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -12। तो सी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो बताओ बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा बी -12 इक्वल टू 0, और बी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक। तो देखो आपने ए निकाला, आपने बी निकाल लिया, आपने सी निकाल लिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में को क्या करेंगे, इस ए बी सी को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये देखो इस वाली इक्वेशन, ये, ठीक है। चलो पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो टाइम पीरियड के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी थी एम की पावर ए, ठीक, एल की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी। और मैंने देखा ए आ रहा था 0, एल आ रहा था क्या, एल आ रहा था हमारा, नहीं बी आ रहा था हमारा हाफ, और सी जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, -12, ऐसे करके, ठीक है। चलो इसको अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो टी आ जाएगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, मास की पावर 0 हो जाएगी, लेंथ की पावर b, देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ b है ना, b की पावर आ रही है हाफ, तो हाफ, और g की पावर है c, तो g की पावर c कितना आ रहा है, माइनस हाफ। ठीक, तो t हो जाएगा k, मास की पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, l हाफ और g हाफ, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज़ को अब मैं लिख सकता हूँ k अंडर रूट एल और अंडर रूट जी। ठीक, तो टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ के अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, अब अगर आपको आगे पता है कि ये के क्या होता है, ठीक, आप इतना भी छोड़ सकते हो, वरना के की वैल्यू होती है 2 पाई। ठीक है, अगर नहीं पता है कि के की वैल्यू इतनी होती है तो मत लिखना ये स्टेप। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा करके। तो देखो आपने टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम कैलकुलेट कर लिया। मज़ेदार बात देखो यहाँ पर क्या है, मज़ेदार बात यह है कि हमने मास पे डिपेंडेंसी मानी थी ना टाइम की, लेकिन मास के देखो इंडिपेंडेंट हो गया टाइम पीरियड, मतलब पेंडुलम के मास पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड स्विंगिंग का, है ना मज़ेदार बात। तो आप ऐसे किसी भी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो। तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द यूनिट डायमेंशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम सेकेंड लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में एरर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एरर्स स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ओके, चलो।